कभी कभी हालात इंसान को बहुत मजबूर कर देते हैं। मेरी बच्ची सिर्फ 5 साल की थी जब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरी पत्नी बेचारी घर से दाल रोटी पकाने को कुछ सामान लेने के लिए निकली थी। मैंने उसे सुबह कुछ पैसे दिए थे। वो कहने लगी कि आप टांग से मजबूर हैं, आपसे ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता, घर का सामान मैं खुद ले आया करूँगी। अब तो बच्ची भी बड़ी हो गई है, इसका हाथ पकड़ूंगी और बाज़ार तक चली जाऊंगी। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं था, पर मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि मैं एक टांग से अपाहिज हो गया था और अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता था। घर के काम मैं नहीं कर सकता था, बाहर के कर लेता, यही बड़ी बात थी। मेरी पत्नी सड़क पर मेरी बेटी का हाथ पकड़े जा रही थी कि तभी एक तेज़ स्पीड से गाड़ी उसकी तरफ बढ़ी और उसका एक्सीडेंट हो गया। वो माँ थी, मरते हुए भी उसने अपने होशो हवास इतने नहीं खोए। उसे याद था कि मुझे अपनी औलाद को बचाना है। उसने बेटी को एक तरफ धक्का दे दिया, बेटी एक चलते हुए आदमी से टकरा गई। उसने बच्ची को संभाल लिया, लेकिन मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई। उसको तो आखिरी सांस पर कुछ कहने का वक्त भी ना मिला, उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। आज इस बात को 1 साल हो गया था। मेरी बेटी 6 साल की हो गई थी और इसकी हरकतें कुछ अजीब सी हो गई थीं। अब सारे मोहल्ले वाले और रिश्तेदार भी मुझसे कहते थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारी बच्ची बहुत छोटी है, इसको एक माँ की ज़रूरत है, नहीं तो ये पागल हो जाएगी। जब वो मेरी बेटी को पागल बोलते तो मेरा दिल बैठ सा जाता। क्या मेरी बेटी पागल थी? बिल्कुल भी नहीं, मेरी बेटी तो बड़ी समझदार थी। वो तो 2 साल की थी तो मैं उसे कहता कि जाओ ये बर्तन किचन में रख आओ, तो अपने छोटे छोटे हाथों से बर्तन उठाए किचन में रखने के लिए चली जाती थी। हालांकि 2 साल के बच्चे को पता ही क्या होता है। अब तो वो 6 साल की होने वाली थी, बातें भी करती थी, अपनी माँ को बहुत याद करती थी, रोती थी, कई कई रातों तक तो वो सो नहीं सकी। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको समझाया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी माँ परियों के देश में चली गई हैं। उसने कहा क्यों? तो मैंने कहा कि तुम्हारी माँ बहुत सुंदर थी, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लोग होते हैं वो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन वो एक दिन वापस ज़रूर आएगी। मैंने अपनी बेटी को झूठी तसल्ली दे दी थी, लेकिन इसके पागलपन की वजह इन झूठी तसल्लियों से और उसकी माँ से जुड़ी हुई नहीं थी। उसने एक छोटा सा डिब्बा बना रखा था जिसको वो कभी भी खुद से दूर नहीं करती थी। मुझे याद है कि हमारे घर में एक लकड़ी की पेटी थी, वो टूट गई तो मेरी पत्नी ने वो पेटी एक बढ़ई को दे दी और उसने कहा कि इसको थोड़ा सा छोटा करके इसकी एक छोटी सी पेटी बना दो और इसमें एक ताला भी लगा दो। वो ये छोटी सी पेटी अपनी बेटी के लिए बनवाना चाहती थी ताकि वो इसमें अपने छोटे छोटे खिलौने, कपड़े और गुड़िया रख सके। ये वही पेटी थी जिसको मेरी बेटी हर टाइम अपने साथ साथ उठाए फिरती और गले से लगाए रखती। मेरी पत्नी के घर वाले बहुत अमीर थे, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे मोहब्बत की शादी की तो उन्होंने उसके लिए अपने दिल और घर के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए अब भी वो लोग हमें पूछते नहीं थे। बस वो अर्थी पर आए थे और उन्होंने कहा था कि तेरी गरीबी ने हमारी बेटी को मार डाला। अगर तेरे पास इतने पैसे होते कि तू इसको घर में ही सब कुछ ला के दे देता तो सब ठीक हो जाता। पहले तो तू सिर्फ अपाहिज था, फिर तू निकम्मा भी निकला और तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी बहन इस दुनिया से चली गई। पहले वो लोग अक्सर हमारी मदद करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं अपनी पत्नी से कहता था कि जब दो लोग एक ही हैसियत के हों और एक दूसरे की कोई चीज़ लें तो उसे मदद कहते हैं, लेकिन जब दो लोगों की हैसियत में अंतर हो तो अमीर आदमी गरीब को जो देता है वो मदद या सहारा नहीं बल्कि भीख होती है। और मुझे तुम्हारे घर वालों से ये सब कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथ भी तो एक हादसा ही हुआ था। मैं हमेशा से अपाहिज तो नहीं था, लेकिन जिस जगह मैं काम करता था मेरा मालिक बहुत सख्त था। मज़दूरों के साथ उसका बर्ताव अच्छा ना था। मैं अपने काम में व्यस्त था कि जब बड़ी सी मशीन एकदम ही टूट गई और उसका लोहे का एक बड़ा सा टुकड़ा मेरी टांग पर गिर गया और मेरी टांग बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई। इसको कभी भी ना तो जोड़ा जा सकता था और ना ही इसका ज़ख्म भर रहा था। इसलिए डॉक्टर्स को मेरी टांग काटनी पड़ गई, लेकिन अभी भी मेरे साथ ऐसा मामला था कि मुझे नकली पैर लग जाता तो मैं अपने पैरों पर चलने के लिए काबिल हो सकता था। व्हील चेयर का इंतज़ाम भी सरकारी अस्पताल वालों ने ही करके दिया था। अब मैं बैठे बैठे ही कोई मैकेनिकल हिस्से जोड़ लेता था, लेकिन पहले की तरह काम नहीं कर पाता था। मेरा जिस्म अब भागदौड़ नहीं कर सकता था। मैं बेबसी से व्हीलचेयर का होकर रह गया था। जिस जगह मैं काम करता था वहाँ पर भी लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे थे कि ये तो अपाहिज है, इसको यहाँ से निकाल दो, ये एक जगह पर बैठा है, इसके आगे टेबल पड़ा है, फैक्ट्री छोटी है, हमारे लिए जगह छोटी पड़ रही है, हम क्यों इसके लिए टेबल रखें,
यहाँ पर तो खड़े होकर काम करने वाले काम है। इसकी वजह से बड़ा मसला हो रहा है। दुकान का मालिक भी मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगा था। वो तो पहले ही मेरी टूटी टांग देखकर हर वक्त मुझे उकताहट भरी नज़रों से देखता रहता था। उसके पास काम करने वालों की कमी तो नहीं थी, और वो मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो वो मुझसे हमदर्दी करता। अभी तक उसने जितना भी किया था, ये भी उसकी मेहरबानी थी। एक दिन उसने मुझसे कह दिया कि यार, तू कुछ पैसे जमा करके एक रिक्शा ले ले जो तू बैठ के भी चला सकता है। मैंने कहा कि आजकल तो रिक्शे भी इतने महंगे हो गए हैं, मैं कहाँ से रिक्शा लूँगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझे उधार दे दे तो मैं रिक्शा चलाकर आपके पैसे वापस कर दूँगा। उसने कहा कि मैं तुझे सुझाव तो दे सकता हूँ, पर पैसे नहीं। मेरे पास खुद इतने पैसे नहीं हैं, तुझे तो पता है हमारी फैक्ट्री कितनी चलती है, मोटरसाइकिल के काम में रखा ही क्या है, कोई 200-300 से ज़्यादा का काम नहीं निकलता। उसकी बात भी ठीक थी, और उसने मुझे दबे शब्दों में कह दिया कि अपना कोई इंतज़ाम कर लो। मैं बड़ा परेशान था, घर आकर खाना भी पकाता था। हमारे रिश्तेदार थे, लेकिन किसी ने भी झाँक कर न देखा। जब इंसान पर बुरा समय आता है तो सबके चेहरे साफ नज़र आते हैं। सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। सबका यही रोना था कि हम तो अपने आप को संभाल लें, बड़ी बात है, तुम्हें और तुम्हारी बेटी बेटी को कहाँ से संभालें। हर बार लोग बुरे नहीं होते। आजकल महंगाई इतनी है कि इंसान अपने बच्चों का पेट भरे या दूसरों के बारे में सोचे। अब लोगों की चिंता और एहसास करना बड़ा महंगा हो गया है। किसी का ख्याल करना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले लोगों के घरों में खाना बनता था तो आसपास के ऐसे घरों में पहले भेजा जाता था जो कि ज़रूरतमंद होते थे, लेकिन आजकल जो हालात पैदा हो गए हैं, कोई किसी को रोटी नहीं पूछता। मेरी बेटी बड़ी सब्र वाली थी, मेरे साथ बड़े हौसले से भूखी तक रह लेती थी। अब मुझे वो वक्त याद आता है कि जब मैं फालतू पैसे खर्च कर देता था, मगर अब मेरा दिल खून के आंसू होता जब मेरी बेटी सूखी रोटी पानी में डुबो कर खा रही होती थी। अब हर चीज़ को इंसान पैसे में तौलता है। अब तो वक्त के भी पैसे होते हैं, इसलिए मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए बड़ा परेशान था। जैसे ही मैं कुछ बेहतर हुआ, बैसाखी के सहारे बाहर निकल जाता कि कहीं कोई काम बैठने वाला मिलता तो कर लेता। मैं अपनी बच्ची को भूखा नहीं रख सकता था। एक दिन वो उसी डिब्बे को गले से लगाए बैठी थी। मैं पूरा दिन घर पर नहीं होता था। वो घर में अकेली रहती थी। साथ वाली औरत को कहा था कि इसका ख्याल रखा करे। उसके भी बच्चे थे। वो इतना ही ख्याल करती थी कि बस मेरी बेटी उसके बच्चों के साथ खेलती रहती थी। मैं रोज़ उस औरत के सहारे अपनी बेटी को छोड़ जाता था। घर को बाहर से ताला लगाता था, लेकिन वो उसके घर के अंदर से गुजर के अपने घर पर चली जाती थी। एक छोटी सी खिड़की थी जिसके अंदर से वो आर पार हो जाती थी। मैं उससे कहता था कि बस अंदर ही अंदर खेलती रहना और कहीं नहीं जाना। उस औरत को मैंने कहा कि इसको एक टाइम का खाना खिला दिया करो, मैं उसे महीने के 1000 रुपये दे दिया करूँगा। वो इसको दाल रोटी के अलावा कुछ नहीं खिलाती थी, और ये खिलाते हुए भी वो मुझ पर एहसान ही जताती थी। कहती थी कि आजकल 1000 रुपये में आता ही क्या है, लेकिन तुम पड़ोसी हो, अपाहिज हो और मजबूर हो, तो मैं इतने पैसों में भी तुम्हारी बेटी को खाना खिला देती हूँ। मैं अभी तो इसको दाल रोटी ही खिला सकता था, लेकिन कभी कभी अपनी बेटी के लिए एक सेब या 2 केले ले लिया करता था। मेरी पत्नी इसका बहुत ख्याल रखती थी, खुद भूखी रहती थी लेकिन इसको खाना खिलाती थी, इसको चीज़ें लेकर देती थी, इसके कपड़े अपने हाथों से सिल लिया करती थी। उसके पास मशीन नहीं थी, वो सुई धागे से ही कपड़े सिलती थी। सच कहते हैं कि एक औरत तो बाप बनकर औलाद को पाल सकती है, लेकिन एक बाप एक माँ बन के अपने औलाद को नहीं पाल सकता। उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। उसके अंदर इतना हौसला नहीं होता, उसके अंदर इतनी ममता नहीं होती। वो तो सख्त मिजाज इंसान होता है, ज़माने की सख्तियाँ झेल कर बच्चों के लिए रोटी कमाता है। ऐसा नहीं है कि औलाद से प्यार नहीं करता, प्यार तो बहुत करता है। अपने बच्चों के लिए दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना काम करता है, लेकिन फिर भी मोहब्बत करना तो सिर्फ औरत का काम होता है। माँ की मोहब्बत बेहिसाब होती है। मैंने अपनी बेटी को देखा तो वो उस डिब्बे को गले से लगाए हुए लेटी थी। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कि बेटा, इसके अंदर क्या है, क्यों इसको नहीं छोड़ती हो? उसने कहा कि इसके अंदर मेरा सपना है। मैंने कहा कि कौन सा सपना? उसने कहा कि अभी नहीं बताऊंगी, आपको बाद में बताऊंगी पापा। वो 6 साल की हो गई थी, अब ठीक से बातें भी करती थी। उसे स्कूल में एडमिशन करवाने की उम्र थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। फिर किसी दोस्त ने कहा कि अभी रुक जाओ, जब 7 साल की हो जाएगी तब करवा देना। बच्चा बड़ा हो तो स्कूल जाने में उसको आसानी होती है। वैसे भी उसकी माँ नहीं थी, ये ना हो कि वहाँ जाकर वो बच्चों की माएँ देखे तो परेशान हो जाए।
मैंने भी खुद को तसल्ली दी कि जबकि ये बात गलत थी। 7 साल का बच्चा तो पहली या दूसरी क्लास में भी हो जाता है। उसका वक्त बर्बाद हो रहा था, लेकिन मैं क्या करता? मेरे पास पैसे नहीं थे। 1 हफ्ते बाद मुझे मेरे मालिक ने भी फैक्ट्री से निकाल दिया और उसने कहा कि तुम्हारे लिए हमें टेबल रखना पड़ता है। हमारे पास इतनी जगह नहीं है, तो खुद अपना इंतज़ाम कर। मैं बड़ा परेशान था। एक जगह रिक्शे की बात करने गया तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे रिक्शे नहीं दे सकते। आपको कम से कम आधे पैसे देने पड़ेंगे, फिर आपको रिक्शा मिलेगा और उसके बाद आप आधे पैसे किस्तों में पूरा करेंगे। मेरे पास तो उस टाइम 100 रुपये भी नहीं थे। आधे पैसे कहाँ से लेकर आता? मैंने इधर-उधर से उधार लेना शुरू कर दिया और इसी तरह 2-3 महीने गुज़र गए। कभी किसी से 2000 ले लेता, कभी-कभी किसी से 300, कभी किसी दुकान का कोई काम कर देता। लेकिन एक टाँग ना होने की वजह से मुझसे कोई भी काम नहीं हो पाता था। मैं अस्पताल गया तो उन्होंने कहा कि टाँग लगवाने का एक कोटा होता है, लेकिन आजकल वो बंद है क्योंकि कोई पैसे नहीं देकर जा रहा। कि उन्होंने कहा कि आपका केस थोड़ा मुश्किल है, आप केस पर बड़ी सावधानी की ज़रूरत है और एक योग्य सर्जन की भी ज़रूरत होगी। आपका प्रोसीजर आसान नहीं होगा, इसलिए आपको प्राइवेट अस्पताल से ही सब कुछ करवाना चाहिए, नहीं तो आप बाद में पछताएँगे। मैंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये तो हमारा मसला नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया। हर चीज़ के लिए पैसा बहुत ज़रूरी था। पैसे के बगैर तो इंसान की इज़्ज़त ही नहीं होती। कोई भी गरीब को नहीं पूछता। मेरे हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं था। मेरी बेटी घर में भूखी थी। मकान मालिक किराया मांग रहा था। बिजली का बिल ना देने की वजह से मीटर कट चुका था। गर्मी का मौसम था। मेरे दिमाग में उल्टे-सीधे ख़्याल आने लगे। अब मुझे पता चला कि क्यों लोग बैठे-बैठे खुद भी ज़हर खा लेते हैं और अपनी औलाद को भी ज़हर दे देते हैं। क्योंकि ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा होता है। आज मेरे दिमाग में भी यही सब चल रहा था। मेरी बेटी भूखी थी लेकिन मुझसे खाना नहीं मांग रही थी। मेरा दिमाग इतना ख़राब था कि मैं घर आया और जब उसने मुझसे कोई बात की तो मैंने उसको डाँट दिया। वो एक तरफ बैठकर रोने लगी। मैंने कहा कि इस डिब्बे को क्यों नहीं छोड़ती? वरना सारे मोहल्ले में पागल मशहूर हो जाओगी। लोग तुम्हें पागल समझेंगे, तुम्हें पत्थर मारेंगे। क्यों नहीं छोड़ती डिब्बे को? क्या है इसके अंदर? उसने वो डिब्बा मेरे सामने रखा और उसने कहा कि पापा, इसमें मेरा सपना है। वो सपना आप ले लें, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि आप इस डिब्बे को खोलें, आपको पता चल जाएगा। जब मैंने डिब्बे को खोला तो मैं हैरान रह गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बेटी ने इस डिब्बे में कोई ऐसी चीज़ रखी होगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने भगवान को धन्यवाद किया। अपनी बेटी की तरफ देखा और उससे पूछा कि ये सब कुछ क्या है? कहाँ से मिला तुम्हें ये सब कुछ? तो उसने मुझसे ऐसी बात बताई कि मेरी आंखों में और ज़्यादा आंसू भर आए। मुझे अपने ऊपर शर्म आने लगी। इसके अंदर पैसे थे, ढेर सारे पैसे। मैंने कहा कि ये तुम्हें कहाँ से मिले? फिर उसने मुझे जो बताया तो वो ये था, पापा, मैं ये डिब्बा लेकर बाहर चली जाती थी और लोग मुझे पैसे देते थे, यानी वो भीख मांगा करती थी। उसने कहा कि माँ भी इस डिब्बे के अंदर पैसे डालती रहती थी और वो कहती थी कि अपने पापा को ना बताना। ये सारे पैसे अपने पापा को तब देना जब उनको ज़रूरत होगी। ये वही पैसे हैं। जब मैंने इन पैसों को गिना तो ये इतने थे कि मेरी टांग लग सकती थी। मैंने अपनी बच्ची को गले से लगा लिया। मैंने कहा कि तुमने ये क्यों कहा था कि ये तुम्हारा सपना है? उसने कहा कि मैंने सपना देखा कि आप अपने पैरों पर चल रहे हैं और मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि इस डिब्बे से ये सपना पूरा हो सकता है। जब आप अपने पैर पर चलेंगे तो फिर मुझे अपने कंधों पर उठाकर बाज़ार ले जाएँगे। मुझे मेला देखना है, वही मेला जो पिछले दिनों लगा था। लेकिन आपको मैंने बताया नहीं था, मेरी सारी सहेलियाँ वहाँ पर गई थीं। मैं भी उस मेले में जाना चाहती हूँ। वहाँ पर शेर भी होता है, भालू और घोड़ा भी। मुझे घोड़े पर बैठना है। मेरी बेटी के छोटे-छोटे सपने थे। वो ये समझती थी कि जब उसका बाप अपने पैरों पर चलना शुरू करेगा तो उसके सारे सपने पूरे हो जाएँगे। मैंने उसे गले लगाया और दूसरे ही दिन अपना इलाज करवाया। मुझे नकली पैसे मुझे नकली पैर लगा दिया गया। अब मैं वापस उसी जगह पर काम करने लगा जहाँ पर पहले काम करता था और मैं पहले से ज़्यादा काम करता था। मैंने अपनी बच्ची को स्कूल में दाखिल करवाया। उसको अच्छा खाना खिलाता था और जब वो मेला हुआ तो मैं उसे अपने कंधे पर उठाकर उसे मेले भी ले गया। मैंने उसे घोड़े की सवारी भी करवाई, अच्छी-अच्छी खाने की चीज़ें भी लेकर दीं। उसे गले से लगा लिया और दूसरी शादी करने का इरादा छोड़ दिया। आज इस बात को 3-4 साल हो गए हैं। ज़िंदगी पहले से बेहतर हो गई है। ये सब कुछ मेरी छोटी-सी बेटी की समझदारी की वजह से हुआ। वो इतनी समझदार थी, मैं ये जानता भी नहीं था। वो पागल नहीं थी, वो बस उस डिब्बों को इसलिए गले से लगाए रखती थी
क्योंकि उसके मुताबिक इसके अंदर एक इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी, जो वो किसी को देना नहीं चाहती थी। लेकिन ये दुनिया ऐसी है कि आपको पागल साबित करने के लिए कुछ भी कर गुज़रती है। आपके दुःख को आपका पाप बना देती है। मेरी बेटी मेरे पास है और मैं हमेशा इसका ख़्याल रखूँगा, क्योंकि वो मेरी प्यारी पत्नी की आखिरी निशानी है। उस औरत की जिससे मैंने मोहब्बत की थी, उसकी आखिरी निशानी को मैं क्यों ना सँभाल के रखूँ। मेरे लिए तो वो ही मेरा सब कुछ था। लेकिन क्या करूँ, महंगाई बहुत है, अपना घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, तब गुज़ारा होता है। दिन रात की मेहनत की वजह से सेहत भी अब ख़राब रहने लगी है। सोचता हूँ अपनी बेटी की शादी कर दूँ, क्योंकि ज़िंदगी का पता नहीं। अपनी ज़िंदगी में ये ज़िम्मेदारी भी पूरी कर दूँ तो सुकून से मर सकूँगा, वरना आजकल की दुनिया से बहुत डर लगता है। अगर मैं मर गया तो ना जाने मेरी बेटी के साथ दुनिया क्या करे। लेकिन वो ज़िद कर रही है कि उसे आगे पढ़ना है। बस भगवान से प्रार्थना करना आप लोग मेरे लिए कि मुझे भगवान सेहत दे, मुझे इतना समय दे कि मैं अपनी बेटी को इज़्ज़त से उसके घर का कर सकूं। और भगवान से प्रार्थना है कि भगवान सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और माँ बाप को सुख दिखाए। और भगवान किसी बाप पर ये वक्त कभी न डाले कि उसकी पत्नी किसी मासूम को छोड़कर इस दुनिया से चली जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।